हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शरद कुमार चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल करियर इन एक्शन पे। लगन आपकी, एडवाइस हमारी। आप सभी को पता है, आप लोगों ने यूपीपीएससी का माइनिंग इंस्पेक्टर का फॉर्म आप लोगों ने डाला है। उसमें जो हमारा ये कुछ पोर्शन है हिस्ट्री का। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री जो है, इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एमसीक्यूज लिए हैं, कुछ जो कॉमन हैं और कुछ जो नए थोड़ा सा डीपली जा कर के हैं। उन क्वेश्चन को मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने इसमें पढ़ा है, लेकिन उसको एक बार रिवाइज के तौर पे पढ़ लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डीपली ये वहाँ से मैं क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में ये आ चुके हैं, तो वहाँ से मैं एक एक क्वेश्चन मतलब जो हमारे हिस्ट्री में जो हम लोगों ने एक बार भी देखे नहीं है या फिर एक आध बार देखे हैं, बहुत कम ही क्वेश्चन देखे हैं, तो वो मैंने यहाँ पे उठा करके रखा है, ठीक है। तो इस कंटेंट को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और बाकी पेड क्लासेस तो हमारी चल रही हैं और साथ ही साथ जो थोड़ा बहुत होगा मैं इधर भी करवाता रहूँगा। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आज के टॉपिक एमसीक्यूज हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट करते हैं। बाकी डेली हम कुछ ना कुछ आप लोग के लिए लेके आएंगे, खास करके ये माइनिंग इंस्पेक्टर वाले हैं उनके लिए। और बाकी जो हमारा सब्जेक्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जियोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब तो कॉमन होता है हर एग्ज़ाम के लिए। तो बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा। बाकी आपका जो पेड क्लासेस हैं उसमें आपका टेक्निकल क्लासेस चल रही हैं माइनिंग की, ठीक है। सर्वेइंग चल रही हैं, माइनिंग की चल रही हैं, तो उस पर आप लोग पेड क्लासेस पे आप लोग क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इस पर हम लोग नॉर्मल क्लासेस देखेंगे, इसमें भी चलती रहेगी और उस पर भी चलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दांडी मार्च और सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी इन साबरमती लॉन्च्ड फ्रॉम। सभी को पता है कि दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह एक ही चीज़ है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया। कहाँ से, साबरमती, ठीक है, साबरमती से, यानी गुजरात साबरमती से ही स्टार्ट किया गया है। तो ये कब लॉन्च किया गया था, तो 5 अप्रैल से 16 मई, या 12 मार्च से 6 अप्रैल, या फिर 24 अप्रैल से 28 जून, या फिर 21 अप्रैल से 6 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930, ठीक है, याद रखिएगा। 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल तक का ये चला था। अच्छा, इसके अलावा ये भी बता दूं कि ये हमारा जो आपका दांडी मार्च है, ये एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो नमक पे भी उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो जितने की नमक ही नहीं थी उससे ज़्यादा तो ज़्यादा टैक्स लग जा रहा है, जितना कि हमारी ये नमक ही नहीं आ रही है। तो इसके खिलाफ थे गांधी जी, तो इसको उन्होंने डिसएग्री कर दिया, मतलब इसके अपोज में आ गए कि ब्रिटिश कैसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ये मैं नहीं करने दूंगा। ये फिर उन्होंने क्या किया कि ये नमक बनाने की जो प्रथा है गांधी जी ने खुद शुरुआत की, तो उसके लिए दांडी मार्च किया गया। ओके, इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। और इसके अलावा गांधी जी इसको पुअर मैंस स्ट्रगल भी कहे थे, ठीक है, याद रखिएगा, पुअर मैंस स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पुअर मैंस स्ट्रगल कौन कहा था, गांधी जी कहा था। किसको कहा था, दांडी मार्च जो सत्याग्रह हुआ था, सॉल्ट सत्याग्रह, उसको गांधी जी ने ये नाम रखा था, पुअर मैंस स्ट्रगल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु डिक्लेयर्ड एवरी बिलो दैट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक विल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। किसने कहा था कि मेरी पीठ पर डाला गया हर झटका ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील ठोकेगा। ये किसके द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये बात कही गई थी कि एवरी ब्लो दैट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक विल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 22, 1947। 1947 जुलाई 22 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एक अडॉप्ट किया गया था नेशनल फ्लैग इंडिया के लिए। वो किसने डिजाइन किया था, ऑप्शन ए है अभिनंद्र नाथ टैगोर, बी अबुल कलाम आजाद, सी पिंगली वेंकैया, फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। ये सभी को पता है आपको कि पिंगली वेंकैया जी ने ये नेशनल फ्लैग इंडिया का डिज़ाइन किया था। करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कह रहा है, हु वाज कॉल्ड
एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? बहुत बेसिक क्वेश्चन, सभी को पता है। ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती? इनमें से कौन सा बुक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? पहला सत्यार्था भूमिका, दूसरा वेद भाष्य भूमिका, तीसरा सत्यार्था प्रकाश या फिर डी वेद प्रकाश। तो याद रखिएगा, सत्यार्था भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, सी सत्यार्था प्रकाश, ये तीनों ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। वेदा प्रकाश इन्होंने नहीं लिखा है। क्लियर? अगले पे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे वॉज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रह, हु वॉज द सेकेंड? जब इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था तो उसमें विनोबा भावे जी को पहला सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे कौन थे जिनको दूसरा सत्याग्रही चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या सी राजगोपालचारी थे, या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे जिनको सेकंड सत्याग्रही चुना गया। ओके, इंडिविजुअल सत्याग्रह के, याद रखिएगा। क्लियर? अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज रिटेन बाई? वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, दूसरा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, सी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, या फिर डी सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये सभी को पता है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर मत लगा दीजिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नेशनल एंथम लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा हो जाएगा। वंदे मातरम लिखा गया है, कब लिखा गया है? 1870 में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, और ये पहली बार कब गाया गया ये सॉन्ग? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के सीजन में, इंडियन नेशनल आईएनसी सीजन कलकत्ता का, जो 27 दिसंबर 1911 को हुआ था, पहली बार वहाँ पे ये वंदे मातरम सॉन्ग गाया गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइज और प्लान्ड बाय देम? कौन कहा था कि जो कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल? जो कांग्रेस मूवमेंट है ये किसी पीपल के द्वारा इंस्पायर्ड नहीं है, ना ही प्लान्ड है उनके द्वारा। पहला लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड डफरिन, तीसरा लाला लाजपत राय, या फिर डी सर सैयद अहमद खान? तो याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि कांग्रेस मूवमेंट ये इंस्पायर्ड नहीं है पीपल के द्वारा और प्लान्ड भी नहीं है उनके द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द बंगाली मंथली फाउंडेड एंड एडिटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1873? उस बंगाली मंथली का क्या नाम था जो कि बंकिम चटर्जी जी के द्वारा 1873 में फाउंड किया गया था और इनके द्वारा एडिट किया गया था? अब उसको हम लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं कह सकते, एक मैगजीन टाइप का ही था। तो यहाँ पे पहला क्या ऑप्शन दे रहा है? बंग दर्शना, बी बंगाली, सी सोमा प्रक्षा, या फिर डी बंगदत्ता? तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन ए बंग दर्शना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डीपली वाले क्वेश्चन है जो मैंने दूसरे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिया है। ठीक है, यहाँ पे खुद टाइप किया है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को रखा है जो कि मैं देख रहा था कि किसी एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डीपली वाले क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। दरअसल बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पर, तो आप लोग इसको एक एक बार पढ़ लीजिएगा। PDF जितने भी हैं इसको आप लोग अपने पास एक फॉर्मेट में रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले ज़रूर ही एक बार पढ़ लीजिएगा, खास करके डीपली, क्योंकि ये कुछ जो है ऊपर क्वेश्चन, जैसे वंदे मातरम हो गया, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़ा है तो जो थोड़ा डीपली वाला है इस पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ संपूर्ण क्रांति? संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, या फिर लेनिन? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ओके, अच्छा, ये जो संपूर्ण क्रांति था, ये जो स्लोगन था, ये JP नारायण के द्वारा कहाँ पे दिया गया था? एक ह्यूज रैली थी पटना में। ठीक है,
5 जून 1974 को, ठीक है। तो उसी रैली में इन्होंने ये संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन का एक स्लोगन दिया था, ठीक है। उसी पे एक ये स्पीच दिया था और ये रैली जो था कहा जाता है कि 7 किलोमीटर्स लॉन्ग था, लगभग 7 किलोमीटर लंबा रैली था, ठीक है। तो उसी समय पटना में, याद रखिएगा, अगर पूछ देता है एग्जाम में कि कहाँ पे दिया था ये स्लोगन, पटना में 5 जून 1974 को हुआ था। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द ऑथर ऑफ द नॉवेल देवदास? नॉवेल देवदास के ऑथर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फिर डी मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देवदास इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये एक बंगाली रोमांटिक मतलब एक नॉवेल था, ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी। क्लियर। तो चलिए इस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एट द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू एडमिटेड दैट नेवर बिफोर इन हिस्ट्री हैड सच यूनिफाइड सेंटिमेंट्स बीन मैनिफेस्टेड बाई वेरियस डाइवर्जेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। इतिहास में इससे पहले कभी भी आबादी के विभिन्न अलग अलग वर्गों द्वारा इस तरह की एकता की भावना प्रकट नहीं की गई। तो ये किस इवेंट के द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा ने एडमिट किया था, मतलब कहा था? आईएनए ट्रायल, आर्यन मिटनी, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर इम्फॉल कैंपेन ऑफ आईएनए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आईएनए ट्रायल के द्वारा होगा, ठीक है। फिर से करना, तो याद रखिएगा आईएनए ट्रायल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आईएनए ट्रायल के जब इवेंट हो रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि इतिहास में इससे पहले कभी भी आबादी के विभिन्न अलग अलग वर्गों द्वारा इस तरह की एकता की भावना प्रकट नहीं की गई थी। ओके। अच्छा, अब आईएनए क्या होता है ये बता देता हूँ। आईएनए क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स, ठीक है। ये कहाँ पे? रेड फोर्ट पे हुआ था, ठीक है। वहाँ से शुरुआत हुई थी इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स में, ठीक। अब ये बता दूं कि ये जो आईएनए ट्रायल है इसको एडवोकेट किसने किया था? भूलाभाई देसाई के द्वारा ये एडवोकेट किया गया था आईएनए ट्रायल। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पर्सन डिड नॉट अप्रूव द क्विट इंडिया मूवमेंट? इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन अप्रूव नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को? BR अम्बेडकर द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें BR अम्बेडकर, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन सभी ने अप्रूव नहीं किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। क्विट इंडिया मूवमेंट कब? 1942। ओके, क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या कह रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ विच फॉर्मूला गांधी जी इन अप्रैल 1944 प्रपोज टॉक्स विथ जिन्ना विच जिन्ना रिफ्यूज टू एक्सेप्ट? किस फॉर्मूला को लेकर गांधी जी अप्रैल 1944 में जिन्ना के पास गए और जिन्ना ने उसको रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने से, मतलब मना कर दिया? तो ऑप्शन ए राजाजी फॉर्मूला, ऑप्शन बी 3 जून प्लान, ऑप्शन सी अगस्त ऑफर, या फिर डी वेबल प्लान। तो याद रखिएगा राजाजी फॉर्मूला। अब बताता हूँ क्यों। राजाजी फॉर्मूला जो है ये राजा गोपालाचारी द्वारा बनाया गया था, जिसको हम लोग CR फॉर्मूला कहते हैं। आप सभी जानते होंगे CR फॉर्मूला, ठीक है। ये उनके द्वारा बनाया गया था। अब ये किस लिए बनाया गया था कि अब हमारा जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश क्या चाल चला था? अपने भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया था, ठीक। तभी से मतलब हिंदू और मुस्लिम की भी आपस में नहीं जमती थी। अब गांधी जी ने सोचा कि अगर हमें आज़ाद होना है तो हमको एक होना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम को एक होना पड़ेगा। उसके बाद हिंदू जो चाहे और जो मुस्लिम जो चाहे, अगर पाकिस्तान बनाना चाहता है तो पाकिस्तान बनाए, या फिर इंडिया में ही रहना चाहता है, हिंदुस्तान में रहना चाहता है तो हिंदुस्तान में रहे। तो यही सोच से महात्मा गांधी जिन्ना के पास गए और जिन्ना जी से बोले कि देखिए हमें सबसे पहले आज़ाद होना होगा एक मिल के, ठीक है। तो अब उन्होंने ये चीज़ मना कर दिया कि नहीं, हम एक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। यही चीज़ था हमारा राजाजी फॉर्मूला यानी CR फॉर्मूला में। क्लियर है? ये कहानी आप लोग ध्यान से एक बार माइंड में रख लीजिएगा, एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा। मैं तो बता ही रहा हूँ, आप लोग के दिमाग में ये छप गया होगा कि हाँ ये क्या फॉर्मूला था, किस लिए था, क्यों बनाया गया था और किसके द्वारा ले गया था। क्लियर है?
अच्छे से समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इन 1936। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, लेबर पार्टी आ जाए, कोई भी कास्ट से रिलेटेड आ जाए, कोई भी पुअर से रिलेटेड आ जाए, सीधे आंख बंद करके B.R. अम्बेडकर मारिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी कास्ट से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड जो भी लड़ा है इन लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ B.R. अम्बेडकर ही लड़े हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे आदमी थे, मतलब पूरा लेवल जीरो से लेके ऊपर तक का सोचते थे, ठीक है। सिर्फ एक लेवल को मेंटेन नहीं करते थे, ठीक है। नीचे वाले के बारे में भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो ये नीचे वाले के बारे में ही सोचते थे। जो भी कास्ट है उसको हम लोग रिजर्वेशन दिलाना, उस चीज़ के लिए लड़ना, उसके लिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाना, ये सब B.R. अम्बेडकर द्वारा ही किया गया है, ठीक है। तो सीधे आंख बंद करके B.R. अम्बेडकर, ऐसा कहीं भी दिख जाए आपको, ठीक है, सीधे B.R. अम्बेडकर जी को मारिए आंसर। अब अगले क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज एसोसिएटेड विद। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक किससे एसोसिएटेड है इसमें से? कोडिफिकेशन ऑफ लॉ से, परमानेंट सेटलमेंट से, रिफॉर्म्स इन द आर्मी से, या फिर एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा इन इंडिया से। याद रखिएगा, एवोल्यूशन ऑफ सती प्रथा इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत अच्छा आदमी था ब्रिटिश का, जो भारत के लिए कुछ अच्छा भी किया था, ठीक है। अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब इंट्रोड्यूस किया पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार? 1861 में, 1892 में, 53 में, या फिर 58 में? तो याद रखिएगा 1861 यानी 1861 में गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पोर्टफोलियो सिस्टम पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये बता दूं, 1861 यानी 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उससे पहले लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस टाइम के, उन्होंने 1959 में, ठीक, सॉरी 1859 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये गवर्नमेंट के थ्रू कब हुआ था? 1861। याद रखिएगा, अगर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पूछेगा तो 1859 लगाइएगा, ठीक है। और यही पीरियड था, इस समय लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल थे उस समय, ओके, ये याद रखिएगा। अगला, विच रीजन इन इंडिया प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट पेटर एंड ओपियम टू द यूरोपियंस। कौन सा रीजन इंडिया का जो प्रोवाइड करता था बेस्ट क्वालिटी सॉल्ट पेटर और ओपियम? सॉल्ट पेटर और ओपियम सभी आप जानते हैं क्या होता है ओपियम, ठीक है। तो ये यूरोपियन को हम लोग सब प्रोवाइड करते थे। तो सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का कहाँ पे होता था? बिहार में, मालाबार में, कोरोमंडल में, या फिर गुजरात में? याद रखिएगा कोरोमंडल ऑप्शन सही हो जाएगा। कोरोमंडल में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सॉल्ट पेटर और ओपियम पैदा होती थी, ओके। अच्छा, कोरोमंडल कौन सा हमारा साउथ रीजन में एरिया में है, ओके। वहाँ पे कौन सा सिटी अभी सिचुएटेड है कोरोमंडल में? याद रखिएगा टूटीकोरिन, ठीक है। टूटीकोरिन जो है सिटी कोरोमंडल पे सिचुएटेड है। साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ ये भी कौन सा कहाँ पे एरिया है, ठीक है। थोड़ा सा ज्योग्राफी भी और ये भी कवर हो रहा है बीच बीच में, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। कौन सा प्राइम मिनिस्टर क्रिप्स मिशन को इंडिया में भेजा था? रामसे मैकडोनल्ड, स्टैनले बाल्डविन, नेवली चैम्बरलिन, ऑफिडी विंस्टन चर्चिल। याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। अच्छा, अब बताता हूँ क्रिप्स मिशन क्या है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया इंडिया में। दिल्ली में मीटिंग हुई मार्च 22 से लेके अप्रैल 22 तक 1942 में, ठीक है। किस रिगार्डिंग हुई? कि ब्रिटिश वॉर हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश के पास आदमी कम थे, तो उन्होंने सोचा कि ये इंडिया को मैं ऑफ़र देता हूँ कि आप हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमारी मदद करो, उसके बाद हम आज़ाद कर देंगे, ठीक है। तो ये था क्रिप्स मिशन। अब इसको गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। याद रखिएगा पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन किस लिए आया था? भारत में जो लोग हैं उनकी हेल्प लेने के लिए आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए, ठीक है। तो उसने ये ऑफर दिया कि मैं आप लोग को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन आप हमको क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्प करना पड़ेगा हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो चल रहा था ब्रिटिश वॉर, ओके। तो ये था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट वाज द अर्ली कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। जो अर्ली कैपिटल पोर्तुगीज का था इंडिया में सबसे पहला, वो कौन सा था? कुलियंट, कैनानोर,
गोवा एंड कोचीन। तो याद रखिएगा कोचीन जो था सबसे पहला पोर्टुगीज़ का अर्ली कैपिटल था, ठीक है, सबसे पहला और अर्ली कैपिटल किसका, पोर्टुगीज़ का इंडिया में, कोचीन। 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिशर्स वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ महलवारी सिस्टम। अच्छा, एक महलवारी सिस्टम, एक रेतवारी सिस्टम और एक जमींदारी सिस्टम, ये तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है। पहले इसका आंसर बता दूं, फिर उसके बाद मैं तीनों एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या हुआ करते थे ये। तो जो हमारा महलवारी सिस्टम था ये किसके द्वारा इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था, विलियम कैरे, सर अलेक्जेंडर कनिंगम, हॉल्ट मैकेंजी या फिर सर जॉन लॉरेंस। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, 1822 में। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सबसे पहले लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था कि ये तीन भागों में बटा हुआ था, एक ज़मींदारी सिस्टम में, एक महलवारी सिस्टम में, एक रेतवारी सिस्टम में, ठीक है। अब ज़मींदारी सिस्टम में क्या था, ये पहले सबसे पहले ये बता दूं कि ज़मींदारी सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, किसके थ्रू, परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, ठीक है, याद रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा ये ज़मींदारी सिस्टम लागू किया गया था। अब इसमें क्या था ज़मींदारी सिस्टम में कि जो लैंड रेवेन्यू था वो किसके द्वारा कलेक्ट करते थे, फार्मर से कलेक्ट करते थे बाय इंटरमीडिएटर नोन एज जमींदार। इनका कहने का मतलब है भी था सिस्टम में जो राजा और किसान के बीच एक मीडिएटर था, एक ब्रोकर था, ठीक है। उस किसान से वो ज़मींदार जो है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो टैक्स कलेक्ट करता था और किसको देता था, राजा को देता था, ठीक है। तो इसमें तीन लोग थे, बीच में एक ब्रोकर था, ये याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें जो ज़मींदारी में था, ज़मींदारी सिस्टम में था, इसमें पूरा जितना भी खेती हुई, ठीक है, उसका 10/11 किसको जाता था, राजा को जाता था, और बाकी का जो बचा है 1/11 वो ज़मींदार रखते थे, ठीक है। अब इसमें ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ था ज़मींदारी सिस्टम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। क्लियर है, समझ में आ गया। अब उसके बाद दूसरा हमारा आता है रेतवारी सिस्टम। रेतवारी सिस्टम क्या था, ये किसके द्वारा, ये अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ओके, 1819 और 26 तक का, 1826 तक का, ठीक है। जो गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी ये हमारे थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ओके। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये रेतवारी सिस्टम जो था इसमें आपका सीधे किंग का फार्मर से लेना देना था, ठीक है। जो भी होगा बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा रेतवारी सिस्टम में, ठीक है। जैसे आपका जमींदारी में बीच में ब्रोकर आ गया, इसमें कोई भी बीच में नहीं था। अगर किंग जो होगा डायरेक्ट वो लेगा किसान से जो भी हमारा उसका टैक्स होगा। क्लियर है, इसमें बस यही था। किस एरिया में फैला हुआ था, महाराष्ट्र हो गया, बिहार, ईस्ट पंजाब हो गया, कोर्क और असम हो गया, ये सब में, ठीक है। और ये पहली मतलब सबसे पहली बार कहाँ पे, ये तमिलनाडु में, मतलब पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ गया, महाराष्ट्र में आ गया, पंजाब, ईस्ट पंजाब में आ गया, असम में आ गया, ऐसे ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो रेतवारी सिस्टम में ये था। अच्छा, अब रेतवारी सिस्टम के बाद हमारा आता है महलवारी सिस्टम, तीसरा। महलवारी सिस्टम 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसमें क्या था कि ये जो लैंड रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता था फार्मर से किसी विलेज हेडमैन के द्वारा। अच्छा, महल देखिए, महलवारी सिस्टम में महल का मतलब होता है या तो सिंगल गांव या तो ग्रुप ऑफ गांव, मतलब बहुत सारे गांव या फिर एक सिंगल गांव, ये मिला इनको महल कहते थे, ठीक है। तो एक सिंगल गांव का कोई एक मुखिया होगा या फिर बहुत सारे गांव का भी कोई एक मतलब मुख्य होगा, मुख्य ग्राम सभा का कोई एक बंदा होगा, ठीक है। तो पूरे गांव का भी मिला के कोई एक होगा या फिर सिंगल गांव का भी मिला के कोई एक होगा। तो अब लैंड रेवेन्यू जो होगा कलेक्ट होगा वो ये मुखिया ही करेगा, चाहे बहुत सारे गांव का हो तो वो जो उस गांव पूरे गांव का मिला करके एक मुखिया है वो लैंड रेवेन्यू फार्मर से कलेक्ट करेगा और किसको देगा, राजा को देगा। और अगर एक गांव है तो एक गांव का जो प्रधान होगा या फिर गांव का सरपंच होगा वो
किसानों से कलेक्ट करेगा और वो किसको देगा, राजा को देगा। ठीक है, तो ये था इसमें महलवारी सिस्टम में। तो तीनों आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो महलवारी सिस्टम है ये लगभग उत्तर प्रदेश में ही ज़्यादा, मोस्ट एरिया जो था उत्तर प्रदेश का अभी के हिसाब से ज़्यादा उत्तर प्रदेश वाले एरिया में ही था। ओके, ये था इसमें। और ये आपका जो ये सिस्टम पॉपुलराइज्ड कब हुआ, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक आगरा और अवध एरिया में उसने ये किया था सबसे ज़्यादा पहले। उसके बाद ये मध्य प्रदेश और पंजाब में फैल गया। ठीक है, तो ये चीज़ था। तीनों सिस्टम आपको समझ में आ गया अच्छी तरह, आई होप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड हो रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा, लॉर्ड मिंटो, क्या उसने, लॉर्ड मिंटो ने ये इंस्टीट्यूशन बनाया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च? बिल्कुल नहीं। बी, रॉलेट एक्ट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये करेक्ट है। ठीक है, रॉलेट किसके द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। अब एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट, ये लॉर्ड लैंसडाउन ने हो नहीं सकता। फैक्ट्री एक्ट 1891, लॉर्ड कर्जन हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, हु मेड द दीपावली डिक्लेरेशन एंड व्हेन, दीपावली को डिक्लेयर, दीपावली जो महोत्सव है जो हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका डिक्लेरेशन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया? गांधी 1930, सुभाष चंद्र बोस 1941, लॉर्ड इरविन 1929 या फिर लॉर्ड लिलिंथगो 1940? तो याद रखना, लॉर्ड इरविन के द्वारा 1929 में। कब? 1929 में दीपावली का डिक्लेरेशन किया गया। क्लियर है। 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्या कह रहा है, एट विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज महात्मा गांधी प्रेजेंट विच वॉज हेल्ड इन लंदन, कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें महात्मा गांधी प्रेजेंट थे, जो कि लंदन में हुआ था? ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन। महात्मा गांधी लंदन में हुआ था, कौन सा राउंड टेबल था? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया। पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल या फिर फोर्थ? तो याद रखिएगा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 30, 31, 32 तक में। ठीक है, तो उसमें से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी प्रेजेंट थे। ठीक है, और बाकी अगर पूछता है क्वेश्चन में कि तीनों में कौन था, तो बी आर अम्बेडकर जी थे तीनों में। क्लियर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग को पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, हु फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन रॉय या देवेंद्र नाथ टैगोर? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कब फाउंड किया था? कब? 1870 में। क्लियर है। अच्छा, अब देखो इसमें जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन था जो 1870 में फाउंड किया गया था केशव चंद्र जी के द्वारा, इसमें क्या था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता था, ये एक सेक्युलर साइड रिप्रेजेंटेड करता था किसका? ब्रह्मो समाज का। और इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड थे जो कि ब्रह्मो समाज से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है, तो ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में इस ब्रह्मो समाज से रिलेटेड था। अच्छा, इसके अलावा एक और है इंडियन रिफॉर्म कमेटी, जो कि इंग्लैंड में बना था। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन अलग है, इंडियन रिफॉर्म कमेटी अलग है। ठीक है, तो जो इंडियन रिफॉर्म कमेटी था जो कि इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हुआ था, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फाउंड किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, 1887 में। ओके, अब अगला क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। 26 कह रहा है, व्हेन एंड बाय हुम वाज द नायर सर्विस सोसाइटी फाउंडेड? नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? अब देखिए, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर खेल जाएगा और बहुत ही धोखा मिलेगा आप लोग को। अब तो धोखा आप लोग को नहीं खाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा फाउंड किया गया था? अब इसमें ऑप्शन में देखिए क्या है, 1914 में एम पद्मनाभा पिल्लई, 1916 में के रामकृष्ण पिल्लई, 1905 में नारायण गुरु या 1910 में टी एम नायर? ठीक है, तो आप लोग धोखा खा जाएंगे, एग्जामिनर आपको धोखा दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में टी एम नायर डाल दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ नायर देख के नायर सर्विस सोसाइटी नहीं मारना है गलती से भी, याद रखिएगा। आंसर जो होगा करेक्ट ऑप्शन ए, 1914 एम पद्मनाभा पिल्लई जी के द्वारा ये फाउंड किया गया था, नायर सर्विस सोसाइटी। क्लियर है, नायर देख के नायर मारने का नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड पोस्टल स्टैंप इन इंडिया। ये भी बहुत अच्छे आदमी थे इंडिया के लिए, इन्होंने भी बहुत अच्छा कुछ किया है। जो हमारे डलहौसी साहब थे वो पोस्टल स्टैंप, रेलवे, ये सारा सिस्टम इंडिया में लाए थे। ठीक है, कब आया था, 1848 से 1856 के बीच। ओके, गवर्नर जनरल भी थे लॉर्ड डलहौसी, याद रखिएगा। ठीक है, और इनका सर्विस पीरियड क्या था, 1848 से 1856 तक का। ठीक है, 1853 में हमारा रेलवे का शुरुआत इन्होंने ही किया था, लॉर्ड डलहौसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 27 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्या कह रहा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिमेन्ड एट द डिस्टेंस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905। स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 के समय एक लॉन्ग डिस्टेंस में रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा चला है इसमें। स्टूडेंट्स का, इंटेलिजेंसिया का, वुमेन का या पीजेंट्री का, तो याद रखिएगा पीजेंट्री का। अच्छा, 1905 से कुछ याद आ रहा है, बंगाल विभाजन। ओके, याद रखिएगा उसको भी, बंगाल विभाजन। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। 29 कह रहा है, हु सेड ऑन गांधी जीज डेथ द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। जब गांधी जी की डेथ हुई थी तो किसी ने कहा था कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, मतलब हमारे ज़िंदगी से एक जो जगमग है, जगमग कहने का मतलब, जो सेंटेंस का कहने का मतलब, एक जो लाइट है वो चला गया है। ये किसने कहा था, एस राधाकृष्णन ने, बिधान चंद्र रॉय ने, JL नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो याद रखिएगा बहुत ही उनके चहेते JL नेहरू जी ने कहा था कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। ओके, ये जो हमारे ज़िंदगी का एक चिराग था वो चला गया। अब 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का, लॉर्ड माउंटबेटन, ये आप लोग लगा के आ जाएंगे पक्का। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, ये हमारे गवर्नर जनरल इन इंडिया लास्ट थे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइस राय था इंडिया का। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल नहीं था, और लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वॉइस राय भी था और सबसे पहला गवर्नर जनरल भी था फ्री इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट गवर्नर जनरल इन इंडिया, तो याद रखिएगा राजा गोपालचारी। क्लियर है, एकदम कंफ्यूज नहीं होने का, एकदम सीधे से कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लेना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो अवध है, पहले ये अवध ऐसे ही लिखा जाता था, अब होके अवध दूसरी स्पेलिंग हो गई है। ओके, तो इसमें कह रहा है कि हु लीड द पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट को कौन लीड किया था, अवध से, कब, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। मदारी पासी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, डी बाबा रामचंद्र। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, बोलो बाबा रामचंद्र की जय। ठीक है, ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र जी जो थे अवध से लीड किए थे पीजेंट मूवमेंट, कब, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। क्लियर है। अच्छा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर द हिंदू। द हिंदू किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये न्यूज़पेपर था। ए एस सत्यामूर्ति, बी TK माधवन, सी जी सुब्रमण्यम अय्यर या फिर डी कस्तूरी रंगा अयंगर। याद रखिएगा ऑप्शन सी जी सुब्रमण्य अय्यर के द्वारा। ठीक है, कब, 1858 में। कहाँ पे, चेन्नई में द हिंदू न्यूज़पेपर फाउंड किया गया था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तमिल जनरल कुदी अरासू किसके द्वारा फाउंड किया गया था। TM नायर के द्वारा, EV रामास्वामी पेरियार के द्वारा, अन्नादुराई के द्वारा या फिर P त्यागराजा एहती के द्वारा। तो याद रखना EV रामास्वामी पेरियार के द्वारा ये तमिल जर्नल फाउंड किया गया था, कुदी अरासू। क्लियर है। अब ये तमिल जर्नल क्या है, वही जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, याद रखिए वही तमिल जर्नल था ये, कुदी अरासू नाम से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 कह रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गजपति डायनेस्टी ऑफ ओडिशा। गजपति डायनेस्टी जो थी उड़ीसा की, उसके फाउंडर कौन थे। प्रताप रुद्र,
विद्याधारा, पुरुषोत्तम या फिर कपिलेंद्र। याद रखिएगा कपिलेंद्र जो थे गजपति डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये गजपति डायनेस्टी कहाँ पे, उड़ीसा में जो डायनेस्टी थी उसके फाउंडर थे ये हमारे कपिलेंद्र। क्लियर है। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन एक एक बार एक एक नज़र डाल दीजिएगा, ये थोड़ा सा अनदेखा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। बहुत लोग तो पहली बार देख रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 कह रहा है द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज, पहले फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे इंडिया के, ये सभी को पता है, लॉर्ड कैनिंग, वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। क्लियर है। अगला 36 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी वॉज, पहले ट्राइबल लीडर कौन थे, अलूरी सीताराम राजू, थकर बपा, जदोनंग या फिर रानी गदिनल्लू या फिर रानी गदिनल्लू। याद रखिएगा जदोनंग वॉज द पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर फ्रॉम मणिपुर एंड बिलोंग टू द रोंगमेल नागा मणिपुर ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है। ऑप्शन सी जदोनंग जो है ये पहले ट्राइबल लीडर थे। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 हु एड्रेस्ड गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को कौन कहा था कि ये वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सर जॉन साइमन। तो ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। क्लियर है। देखिए अब ये कब कहा था, देखिए अगस्त 15 1947 की बात थी। तो उसमें कहा गया था कि इंडिया सिर्फ इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है ब्रिटिश इंपीरियल से, ठीक है, ये इंडिया डिवाइड भी हो गया है इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। तो अगस्त 26 की बात है 1947 जब आज़ाद हो गया था, तो 26 तारीख अगस्त को 1947 में जो माउंटबेटन थे उन्होंने गांधी जी को लेटर लिखा, ठीक है। जब लेटर लिखा तो उसमें क्या लिखा था कि उन्होंने कहा कि माय डियर गांधी जी, इन पंजाब वी हैव 55,000 सोल्जर्स, ठीक है, हमारे पंजाब में लगभग 55,000 सोल्जर्स हो गए हैं और लार्ज स्केल राइटिंग ऑन आवर हैंड, मतलब लार्ज स्केल दंगा कराने के लिए, मतलब बहुत ही बड़ा दंगा कराने के लिए हमारे पास वो आदमी हैं, ठीक है। जब ये पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया था तो उसमें दंगा करा दिया जाए कि उसको एक में मिला लिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने ये लिखा, ठीक है। और ये भी कहा था कि बंगाल में हमारे फोर्स जो हैं वो एक आदमी के बराबर मतलब कंसिस्ट करते हैं कि एंड देयर इज़ नो राइटिंग, मतलब वहाँ पे एक मैन जो है उनके पास इतना वो था पावर कि वो कोई भी दंगा नहीं करा सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ उसी समय उन्होंने कहा था कि वन मैन बाउंड्री फोर्स कहाँ पे थे, बंगाल में थे। किसको कहा था, डायरेक्ट कहते हुए इनडायरेक्टली मतलब कहा था, लेकिन इशारा किसकी तरफ था, गांधी जी की तरफ कहा था, ठीक है। उसने ये कहा था कि मतलब हमारे पास 55,000 सोल्जर हैं पंजाब में दंगा कराने के लिए, लेकिन एक आदमी है हमारे पास बंगाली में जो दंगा नहीं होने देगा। तो उनको इसीलिए उसने माउंटबेटन ने ये कहा था कि ये वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द जस्टिस पार्टी मूवमेंट इन मद्रास मर्ज्ड विद द, जो जस्टिस पार्टी मूवमेंट मद्रास की थी वो किसके साथ मर्ज्ड हो गई थी, द्रविड़ा कजगम, सेल्फ रिस्पेक्ट लीग, बोथ ए एंड बी या फिर डी डिप्रेस क्लासेस लीग। याद रखना बोथ ए एंड बी, इसमें द्रविड़ा कजंगम और सेल्फ रिस्पेक्ट लीग के साथ मर्ज हो गई थी जस्टिस पार्टी मूवमेंट, कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है। ये ऊपर क्वेश्चन है, ये सब एक बार देख लीजिएगा, मतलब बस इतना हो कि ध्यान रहे आपको अगर पूछा जाए तो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 39 द फर्स्ट फ्री यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जो पहला फ्री यूनिवर्सिटी था इंडिया का वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट था गवर्नमेंट का और रिसीविंग नो ग्रांट फ्रॉम इट वॉज ए वुमेंस यूनिवर्सिटी पुणे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती शांति निकेतन या फिर डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो याद रखना विश्व भारती शांति निकेतन, ठीक है। ऑप्शन सी विश्व भारती शांति निकेतन ये पहला फ्री यूनिवर्सिटी था इंडिया का। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक वॉज, जो पहला वेंचर था गांधी जी का ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में वो क्या था,
रॉलेट सत्याग्रह 1919, नन कॉपरेशन मूवमेंट 1920-22, दांडी मार्च 1930 या फिर चंपारण मूवमेंट 1917। तो याद रखना रॉलेट सत्याग्रह 1919 जो था पहला वेंचर था गांधी जी का। क्लियर है। अब यहाँ पे वेंचर नहीं समझ में आ रहा तो वेंचर कहने का मतलब है जो रिस्की और बहुत ही हिम्मत वाला मूवमेंट, ठीक है, ये यहाँ पे कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहला जो बहुत ही रिस्की और बहुत ही हिम्मत वाला गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की था और बहुत ही ज़्यादा हिम्मतीय वाला था। क्लियर है। नेक्स्ट अगला 41 बोल रहा है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन सिंध वाज एनेक्स्ड। कह रहा है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था जब सिंध को एनेक्स्ट कर लिया गया था। एनेक्स्ट मतलब होता है कि हड़प लिया गया था। मतलब एक एनेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई भी टेरिटरी जुड़ना, तो ये उनके लिए है जिन्होंने हड़प लिया था, तो उनके में ये टेरिटरी जुड़ गया था सिंध। ओके, तो एनेक्स्ट का मोस्ट मतलब यही होता है कि एड ऑन होना। ओके, तो यहाँ पे जो सेंस है कहने का मतलब एनेक्स्ट का कि हड़पना। तो जब ये सिंध एरिया जो था हमारा भारत का, वो जब हड़प लिया गया था तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग वन, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबर्ग। याद रखना ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबर्ग जो था ये उस समय के गवर्नर जनरल थे जब सिंध को छीन लिया गया था भारत से। ठीक, अगले क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 कह रहा है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और सबको भी पता है, ठीक है। अब इसकी कहानी बताता हूँ क्या था। तारीख थी 7 जून 1893 की, ठीक है, बात 7 जून 1893 की। गांधी जी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था। ओके, लेकिन वो उस कंपार्टमेंट में थे जिसमें कि बहुत सारे अंग्रेज़ थे, सारे अंग्रेजी थे, और ये जो थे गांधी जी ये सिर्फ इंडियन थे जो कि दिखने में सांवले काले और फिर थोड़े से पुअर थे, लग रहे थे, ठीक है। तो उसके वजह से जो वहाँ पे अंग्रेज लोग जो थे उसमें बैठे थे, तो वो उन्होंने इस स्टेशन पे, कौन से, पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पे, इन गांधी जी को वहाँ से बोला कि आप यहाँ पे नहीं बैठना है, ज़बरदस्ती धक्का दे करके हटा दिया, निकाल दिया गया उस स्टेशन पे कि ये आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते, ये इंडियंस हैं, ये काले हैं, ऐसे हैं, गरीब हैं। तो वहाँ पे यही स्टेशन था पीटरमैरिट्जबर्ग, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 पे बढ़ते हैं। 43 कह रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत। सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत के फाउंडर कौन थे। विनायक दामोदर सावरकर, दामोदर चपेक, नरेन भट्टाचार्य या फिर डी जतिन मुखर्जी। तो याद रखना विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, ये सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत के फाउंडर थे। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो सीक्रेट सोसाइटी था अभिनव भारत, ये कहाँ पे, 1904 में पुणे में लगभग 200 से अधिक ही लोग आए थे, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो वहाँ पे लगभग अभिनव भारत का एक सोसाइटी फॉर्म किया गया और इसमें ये सबसे ज़्यादा जो थे विनायक दामोदर यानी वीडी सावरकर जी थे, इनका हाथ था। इसके साथ ही साथ अगर ऑप्शन में वीडी सावरकर ना दे, इनके अलावा खुदीराम बोस दे दे, प्रफुल्ल चक्की दे दे या फिर भगत सिंह दे दे, तो इन सबका भी नाम इसमें है। ये सब लोग मिलके ही स्टार्ट किए थे, ठीक है। इनका वीडी सावरकर इन्हीं का नाम आता है मेन सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत को मतलब के फाउंड करने में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश। ठीक है, कौन इंग्लिश मैन था जो पहली बार ट्रांसलेट किया था भगवत गीता को इंग्लिश में। विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल। याद रखिएगा चार्ल्स विल्किंस, ठीक है, चार्ल्स विल्किंस जो थे ये भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे। अगली क्वेश्चन 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 कह रहा है हु इज़ द जनरली एक्नॉलेज एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मॉडर्न इंडिया में किसे कहा जाता है। गांधी जी को, कर्जन को, रिपन को या फिर लॉर्ड हार्डिंग को। तो याद रखना लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्लियर है। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ये लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1882 में
इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 46 कह रहा है हु वाज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन पहला था जो अटेम्प्ट किया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपेन या फिर लॉर्ड मायो? तो याद रखना लॉर्ड मायो जो थे ये पहले थे कि जो अटेम्प्ट किए थे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 47 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? सभी को पता होगा विलियम बेंटिक। क्लियर है। गवर्नर जनरल की बात हो रही है, अगर वॉइस राय की बात होती तो लॉर्ड कैनिंग होते। क्लियर है ना। 48 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 48 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओरिजिनल फाउंडर थियोसॉफिकल सोसाइटी के कौन थे? मैडम HP ब्लफ्स्की, एनी बेसेंट या फिर ऑलकॉट या फिर वॉलबर्न? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब सी ऑप्शन 1 और 2, मतलब HP ब्लफ्स्की और एनी बेसेंट दोनों। ठीक है, तो ये दोनों हमारे ओरिजिनल फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। इतना याद रखिएगा। कौन कौन? एनी बेसेंट और मैडम HP ब्लफ्स्की। क्लियर है। अगला 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है 49 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश फर्स्ट। सबसे पहली बार कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया? मद्रास मेल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बंगाल गैजेट या फिर इंडियन सोशल रिफॉर्मर? याद रखना बंगाल गैजेट जो था सबसे पहली बार ये न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया गया है। क्लियर है। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? जेम्स अगस्टस हिकी। कब? 1779 में। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में था। बंगाल गैजेट याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में था। और इसके जो इंट्रोड्यूस किया था, जो मतलब फाउंडर थे बंगाल गैजेट के, वो कौन थे? जेम्स अगस्टस हिकी थे। कब किए थे? 1779 पे। कहाँ पे? कलकत्ता में। कौन से लैंग्वेज में था? इंग्लिश में था। क्लियर है। अगला लास्ट क्वेश्चन 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन नंबर कह रहा है हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का किसने फाउंड किया था? विलियम जोन्स, जॉन एलियट ड्रिंकवाटर बेथुन या फिर डेविड हेन या और फिर लॉर्ड रिपन? तो याद रखना विलियम जोन्स जो थे ये एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के इन्होंने ही फाउंड किया था। क्लियर है। तो ये आपके कुछ MCQ थे मॉडर्न हिस्ट्री के। और बाकी आप लोग की और भी कोई डिमांड हो, कोई अगर और टॉपिक पढ़ना हो तो आप लोग इस पर कमेंट करिएगा, वो मैं पढ़ा दूंगा। बाकी अपने से मैं जो MCQs तैयार कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो वहाँ से मैं उठा करके, जो डीपली वाले क्वेश्चन है, जो जैसा ऐसा लगता है जिसमें देख के कि ये क्वेश्चन कभी देखा नहीं है या फिर पहली बार देख रहा है या 1-2 बार देखा है उसको भूल गया है, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग को MCQ के करा दे रहा हूँ। क्लियर है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।